गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीकॉम थर्ड ईयर की क्लास में आपको आज मैं कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, पूंजीगत लाभों से आय वाले चैप्टर आपके साथ डिस्कस करूंगी। इससे रिलेटेड नोट्स, थ्योरेटिकल नोट्स मैंने आपको व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड किए हैं। आई होप आप लोगों ने उसे पढ़ा होगा। आज हम पूंजीगत लाभों के प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट के बारे में हम देखेंगे कि किस तरीके से इससे होने वाली आय को, इनकम को कैलकुलेट किया जाता है। तो देखिए, अगर आप लोगों ने नोट पढ़े होंगे तो ध्यान होगा कि पूंजीगत लाभ जो है वो पूंजी के ऊपर लगते हैं। पूंजी कितने प्रकार की होती है, यहाँ पे हम दो पूंजियों के टाइप्स की बात करेंगे। एक तो अल्पकालीन पूंजी और एक दीर्घकालीन पूंजी। तो जब मैं अल्पकालीन पूंजी बोलूँगी तो इसका मतलब जो संपत्ति आपके पास 2 वर्ष से कम समय के लिए रही है वो आपकी अल्पकालीन होगी, और 2 साल से ज़्यादा के लिए, अधिक के लिए रही है तो वो आपकी दीर्घकालीन पूंजी लाभ होगा। यानी कि मोर देन 2 ईयर इज़ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एंड लेस देन 2 ईयर इज़ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन यहाँ पे वर्ड बार बार आएगा, तो उसको कई जगह LTCG यूज़ किया गया है उसके लिए, और कई जगह STCG यूज़ किया गया है। तो देखिए, हम जानते हैं, आगे देखिए, लागत मुद्रा आपको दिख रहा है यहाँ पे, लागत मुद्रास्फीति सूचकांक। तो ये हमारा कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स है। लागत मुद्रास्फीति सूचकांक किसको बोलते हैं? जिस समय संपत्ति बेची गई या खरीदी गई उस समय क्या आपका सूचकांक चल रहा है, क्या दर चल रही है, वो इस टेबल से आपको मिलेगी। क्वेश्चंस में आपको ये जो CII, इसको शॉर्ट में हम बोलेंगे, आपको क्वेश्चन में मेंशन होगा। तो देखिए, इसमें यहाँ पे आपको लास्ट लाइन बोल्ड में दिख रहा है टेबल के ऊपर, कर निर्धारण वर्ष 18-19 से लागत की मुद्रास्फीति सूचकांक का जो आधार वर्ष 1981-82 है वो अब 2001 और 2 कर दिया गया है। तो यानी कि आपको 2001-2 100 मानना है। तो CII आधार वर्ष का CII इज़ ऑलवेज 100, और बाकी अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स के अलग अलग आपको इंडेक्स दे रखे हैं। एक आप 18-19 का इसमें जो लास्ट में दे रखा है आपको 280, वो याद कर लीजिए क्योंकि इसमें ज़्यादातर ये बार बार रिपीट होगा। तो आगे का नेक्स्ट देखिए, ये कैलकुलेट करने का, यानी कि आपको जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है आपको उसको उस साल के फाइनेंशियल ईयर के मुद्रास्फीति सूचकांक से कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसका एक फॉर्मूला है जो कि आप ये देखिए टॉप पे आपके लिखा है। संपत्ति की मूल लागत या 1/4/2001 को संपत्ति के बाज़ार मूल्य दोनों में से जो भी अधिक हो, यानी कि आपको या तो फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है या फिर उसकी ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेनी है। इनटू करेंगे आप उसको हस्तांतरण वर्ष का लागत मुद्रास्फीति सूचकांक, यानी CII ऑफ ट्रांसफ़र ईयर। जिस साल संपत्ति का हस्तांतरण हुआ है, ट्रांसफ़र हुआ है, उस साल का CII आपको लेना है, विच विल बी डिवाइडेड बाय वर्ष 2001-2 का लागत मुद्रास्फीति सूचकांक अर्थात 100, यानी कि 2001-2 का जो बेस ईयर है, जो 1-2 को बेस ईयर कर दिया है, अब उसका जो CII है विल ऑलवेज बी 100। ये उन संपत्ति के लिए है जो 1/4/2001 से पहले ली। ठीक है, अब आगे सेकंड पॉइंट देखिए, इसी में 31 मार्च 2001 के पश्चात की संपत्ति, यानी कि फॉर्मूला आपका वही रहेगा। देखिए, संपत्ति की मूल लागत, यहाँ पे आपको बाजार मूल्य नहीं लेना है, बाजार मूल्य आपको सिर्फ तब कंसिडर करना है जब संपत्ति 2001 से पूर्व की हो। तो संपत्ति की मूल लागत इंटू वही CII लेंगे ट्रांसफ़र वाले ईयर का, डिवाइड करेंगे उसको प्राप्ति वर्ष का लागत मुद्रास्फीति सूचकांक, यानी कि करंट ईयर CII, जिस वर्ष वो पूंजी आपने प्राप्त की है। तो इस जो फॉर्मूले से जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो वो कहलाएगा आपका CII, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करना, CII टेबल के थ्रू। तो अब इसका इलस्ट्रेशन देखिए, इलस्ट्रेशन के थ्रू मैं इसको ऑल क्लियर करती हूँ आपको। ये क्वेश्चन देखिए, इलस्ट्रेशन, इसमें 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, तीनों पॉइंट्स में आपको अलग अलग स्थिति क्लियर हो जाएगी। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है, मुरारका ने एक भूमि का टुकड़ा 5/1/1975 को 2 लाख रुपए में खरीदा। इस भूमि को उसने 12/4/2018 को 70 लाख रुपए में बेच दिया। अप्रैल 2001 को इस भूमि का मूल्य 5 लाख था। हस्तांतरण के व्यय विक्रय मूल्य के 5% थे। कर निर्धारण वर्ष 19-20 के लिए कर योग्य पूंजी लाभ की गणना कीजिए। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर है। इसमें एक भूमि का टुकड़ा जो 1975 में खरीदा गया है, अब 1975 में खरीदा है तो इसमें फर्स्ट वाला फॉर्मूला जो हमने देखा था, जो कि है 2001 से पूर्व का अगर क्रय हो तो वो वाला यहाँ पे लागू होगा। इस भूमि को उसने 2018 में, यानी यहाँ पे 18-19 वाला CII आएगा जो कि 280 है करंटली, 70 लाख में बेच दिया। अब 1 अप्रैल 2001 को इस भूमि का मूल्य 5 लाख था।
ठीक है। तो यहाँ पे आपको उचित बाज़ार मूल्य या इसकी लागत दोनों में से जो भी अधिक हो वो लेंगे, तो यहाँ पे हम 5 लाख रुपए लेंगे। हस्तांतरण के जो खर्चे हुए हैं वो हम उसकी मूल्य में से लेस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बी, यदि भूमि का टुकड़े का क्रय 10 मार्च 2008 को 3 लाख में किया जाता तब कितना पूंजी लाभ होता, ये हम देखेंगे। 7-8 का लागत वृद्धि सूचकांक यानी CII आपको गिवन है 129। सी पॉइंट देखिए, यदि भूमि के टुकड़े का क्रय 3 मई 2016 को 12 लाख में किया जाता तब पूंजी लाभ कितना होता। वित्तीय वर्ष 16-17 के लिए लागत वृद्धि सूचकांक इस 264। तो आपको यहाँ पे एक प्लॉट दे रखा है, उसके 3 अलग अलग कंडीशंस दे रखी हैं कि अगर इस समय खरीदा होता तो आपका कितना पूंजी लाभ कितना होता। तो हम एक एक पॉइंट को कंसिडर करते हैं। देखिए फर्स्ट सॉल्यूशन देखिए आपका सब ये फॉर्मेट है, मैंने फॉर्मेट आपको पहले सेंड कर दिए हैं, आप लोग देख लेंगे उसको, तो आप लोगों को ये वीडियो देखने में ज़्यादा इजी होगा। तो ये देखिए सबसे पहले हम सेल कंसिडरेशन लिखेंगे, यानी हमने कितना प्रतिफल प्राप्त किया, विक्रय प्रतिफल। यहाँ पे हमने 70 लाख में बेचा, फर्स्ट पॉइंट चल रहा है हमारा, उसके अंदर लिखा है कि उसने 70 लाख में इसको बेचा। सेल कंसिडरेशन लिख देंगे, उसमें से लेस करेंगे, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो यहाँ पे आपको इसको इंडेक्स करना होगा। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल चीज़ें इंडेक्स नहीं होती हैं। यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है क्योंकि ये 2 वर्ष से अधिक की अवधि के बाद इसकी डीलिंग हुई है, तो यहाँ पे आपको इसको इंडेक्स्ड करना पड़ेगा। इंडेक्स्ड करने के लिए जो मैंने फॉर्मूलेज अभी आपको बताए थे उनमें से आपको चूज़ करना है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अब क्योंकि यहाँ पे जो ये संपत्ति खरीदी है वो 2001 से पूर्व की है, तो आपको फर्स्ट वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो मैंने आपको अभी बताया। तो यहाँ पे हम ले लेंगे या तो बाज़ार मूल्य या फिर संपत्ति के मूल लागत, यानी उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज़ हायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5 लाख रुपए ज़्यादा है, तो आपको मूल्य दे रहे थे 2 लाख और 5 लाख, दोनों में से 5 लाख ज़्यादा है, तो हम यहाँ ले लेंगे 5 लाख रुपये इंटू CII ऑफ करंट ईयर। तो यहाँ पे 280 है डिवाइडेड बाय 2001-2 की CII जो कि यहाँ पे 100 है। 2001-2 आधार वर्ष की इसलिए हम लेंगे क्योंकि ये जो संपत्ति है वो 2001 से पहले की खरीदी हुई है। तो 2001 तक का जो CII है वो हमने 100 माना है, तो इसीलिए यहाँ पे हमने 100 लिख दिया। नीचे CII ऑफ ईयर ऑफ परचेज डिवाइड कर, अब ऊपर हमने डिवाइड के ऊपर में लिखा है हमने CII ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफ़र, या फिर हम करंट ईयर भी उसको कह सकते हैं। तो 280, ठीक है। जब आप ये सॉल्व करेंगे तो आपको 14 लाख रुपीज़ मिलेंगे। तो ये इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी इस संपत्ति का मूल्य आज की तारीख में इतना है, ठीक है। अब आपको इसमें से एक चीज़ और लेस करनी है अकॉर्डिंग टू योर फॉर्मेट विच इज़ ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस एंड इट इज़ गिवन अबाउट 5% ऑफ टोटल वैल्यू। तो यहाँ पे टोटल वैल्यू 70 लाख, क्योंकि जो बिक्री के आपके खर्चे हैं वो बिक्री के ऊपर ही लगेंगे। तो 70 लाख में बिक्री हुई है, उस पर 5% यहाँ पे ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस लगे हैं जो कि आपको कम करने, क्योंकि ये हमारे लाभ, ये जो खर्चे हैं ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस हस्तांतरण व्यय, ये हमारे लाभ को कम करते हैं, तो आपको इनको लेस करना पड़ेगा। तो आपने जब अमाउंट कैलकुलेट किया 5% ऑफ 70 लाख, तो ये आया 3,50,000। तो 14 लाख जो कि इसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थी, यानी हमने खरीदते समय 14 लाख रुपए इसके आज के तारीख में होते हैं, इसमें से 3.5 लाख रुपए हटाए, सॉरी ऐड किए, क्योंकि आपको ये दोनों अमाउंट यहाँ पे लेस करने हैं, क्योंकि ये दोनों ही आपकी क्या करेंगे, लागत बताएंगे। तो ये 17,50,000 का, यानी ये प्लॉट पड़ा 17,50,000 का। अब अगर हम इसको लेते तो 70 लाख में से आप 17,50,000 हटा दीजिए, तो आपका आएगा यहाँ पे 52,50,000। तो ये आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा, टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। देखिए इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे कैपिटल गेन फ्रॉम कैपिटल एसेट्स, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले सेल कंसिडरेशन लिखनी है, लेस अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आपको इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस दोनों को मिला के आपको यहाँ पे लेस कर देना। तो जो डिफरेंस आएगा वो आपका टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। अब ये सेकंड पॉइंट ये कह रहा है इस क्वेश्चन का कि अगर यही ज़मीन मार्च 2008 को ख़रीदी जाती, 3 लाख में ख़रीदी जाती, तो क्या अंतर होता, ठीक है। तो हम देखते हैं क्या अंतर आता है। सेकंड सोल्यूशन देखिए इसी का, सेल कंसिडरेशन वही है, यानी 70 लाख में हमने इसे बेचा। कुल मिला के आपने जो ये जो कैपिटल गेन है ये सारी वो नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें आपने अपने आसपास देखा सुना होगा। जब इस तरीके के डीलिंग्स होती हैं ज़मीन खरीद फरोख्त की, तब आपने कई बार देखा होगा कि ये हमने इतने में ली है और इतने में बेच दी है। तो ये जो डिफरेंस है ना, यही आपका कैपिटल गेन होता है। तो इस डिफरेंस को ही आपको यहाँ कैलकुलेट करना है, यानी सेल में से उसकी
कॉस्ट हटा दो आप, परचेजिंग कॉस्ट, तो वो आपका कैपिटल गेन आपको मिल जाएगा। तो देखिए सेकंड पॉइंट क्या कहता है, सेल कंसिडरेशन है आपका 70 लाख, उसमें से आपको लेस करना है वही, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करना है। लेकिन अब यहाँ पर एक टर्म चेंज कर दी है कि ये 2001 के बाद 2002 के बाद लिया हुआ है। पहले वाले पॉइंट में था, फर्स्ट पॉइंट जो भी हमने डिस्कस किया उसमें था कि ये 2001 से पहले की ली हुई संपत्ति है। तो आपको दो मूल्य दे रखे थे, एक तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विच इज़ 2 लाख एंड फेयर मार्केट वैल्यू विच इज़ 5 लाख। तो दोनों में से जो अधिक हो आपको वो लेना था। लेकिन अब यहाँ पे चीज़ ये चेंज हो गई है कि आपको ये बोला है कि जो संपत्ति है हमने कब खरीदी, 10 मार्च 2008 को, यानी 2002 के बाद। तो ऐसी स्थिति में आपको जो सेकेंड वाला फॉर्मूला आपको मैंने बताया था वो यूज़ करना है। तो यहाँ और उसमें आपको उचित बाजार मूल्य नहीं देखना। क्वेश्चन में अगर बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कई बार लिखा भी हो तो भी आपको उस पर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वो 2002 के बाद खरीदी हुई है। तो उसकी प्राप्त करने की लागत कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ही आपको कंसिडर करनी है, उचित बाजार मूल्य से आपको मतलब नहीं है। तो यहाँ पे 3 लाख दे रखिए, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम यहाँ पे क्या लेंगे, 3 लाख। देखिए जो सेकंड पार्ट है आपका के सॉल्यूशन में लिखा है उसको आप देखिए, यहाँ पे 3 लाख को इंटू कर रखा है यहाँ पे। अब ऊपर तो CII ऑफ करंट ईयर आ जाएगा, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चल रहे हैं हम। 280 है, डिवाइड करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि पहले वाला जो पॉइंट था उसमें तो था 2001-2 के पूर्व की, तो हमें 2001-2 जो फाइनेंशियल ईयर उस तक का आधार वर्ष मानते हुए हमें 100 लेना है। अभी 2008 की है और 2008 का क्वेश्चन में गिवन था कि 129 है। CII वर्ष 2008-9 का 129 है, जो कि हमने ले लिया। तो हमें अमाउंट मिलेगा 6,51,163। उसी तरीके से हमें यहाँ पे पहले की तरीके से ही ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस हमें लेस कर देने हैं, जो कि 5%, 3,50,000 के। तो टोटल लेस होगा यहाँ पे 10,01,163। तो आपका जब डिफरेंस आप कैलकुलेट करेंगे तो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा आपका 59,98,837, जो कि अगर हम कंपेयर करें तो फर्स्ट वाले पॉइंट में तो हमारा 52 लाख ही आ रहा था ऑलमोस्ट, और इस सेकेंड वाले पॉइंट में आपका चेंज हो गया, 59 लाख आपका कैपिटल गेन आ रहा है। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड पॉइंट कहता है कि अगर इस लैंड को 3 मई 2016 में परचेज़ किया जाए, परचेज़ किया जाए तो अब इसमें क्या चेंजेस आएंगे। सेम प्रोसीजर हमें अगेन फॉलो करना है। अब देखिए यहाँ पे डेट जो दे रखी है आपको 3 मई 2016, तो जब आप किसी भी चीज़ को इंडेक्स करते हैं तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि ये लॉन्ग टर्म है कि शॉर्ट टर्म। अब यहाँ पे जब 3 मई 2016 कर दिया तो और 18 में आप इसको बेच रहे हो, तो यानी कि ये 2 साल से कम समय के अंदर आप इसको सेल आउट कर रहे हो। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति में आपको इसको इंडेक्स करने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट पॉइंट देखिए इस पेज में, आप सेल कंसिडरेशन 70 लाख लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सीधा ही यहाँ पे आपने इसको 12 लाख लेस कर दिए। ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस जो 3,50,000 थे एज इट इज़ आपने जोड़ के जब टोटल 15,50,000 लेस किए तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपका निकल के आएगा 54,50,000, क्योंकि संपत्ति 2 साल से कम अवधि के लिए आपके पास रखी हुई थी और आपने उसको सेल कर दी। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन नहीं है, ये है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, अल्पकालीन पूंजी। ऐसी स्थिति में आपको इसको इंडेक्स्ड नहीं करना है और आपको जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है वो एज इट इज़ सेल कंसिडरेशन में से लेस कर देनी है। और प्रॉपर वर्किंग नोट्स आपको आफ्टर सॉल्यूशंस लिख के आने हैं फॉर गुड मार्क्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आगे। इससे ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, आगे डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट कैपिटल एसेट्स के साथ में आपको पूंजीगत लाभों से आए इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं मैं आपको बताऊँगी।